हेलो फ्रेंड्स, ये 4 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स द हिंदू का शॉर्ट नोट्स है। तो पहले तो है कि इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड डील हुआ है। मतलब दोनों के बीच अभी फाइनल नहीं हुआ है, सिर्फ सहमति हुआ है ट्रेड डील के बीच। तो यूएसए मतलब ट्रम्प जो है, यूएसए ने 18% अभी टैरिफ कर दिया है। पहले कितना परसेंट भारत पे टैरिफ लगा हुआ था? 50% था। अभी 18% घटा के कर दिया गया है। कैसे? पहले क्या था? रेसिप्रोकल टैरिफ था 25% और दंडात्मक टैरिफ था 25%। दोनों मिला के 50% था। मतलब कि जो इंडिया दंडात्मक जो टैरिफ था, उसका मतलब है कि इंडिया जो रसिया से ऑयल खरीदता, उसके दंड में जो है वो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था 25% लगा दिया था। ठीक है, तो इसी को लेके 50% था, तो उसको अभी घटाकर 18% कर दिया गया है। और ट्रंप ने कहा है कि भारत का जो है अपना जो एनर्जी पॉलिसी है उसमें चेंज कर रहा है। मतलब ये सिर्फ ट्रंप बोला है, हम लोग का इंडिया का गवर्नमेंट जो है अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा चीज मतलब नहीं आया है। ठीक है, ट्रंप का कहना है कि हम लोग का जो इंडिया है वो ऑयल जो है अब रसिया से नहीं खरीदेगा, वेनेजुला से खरीदेगा। और दूसरा बात क्या बोला है कि अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ और नॉन टैरिफ को जो है वो इंडिया या तो कम कर देगा या जीरो करेगा। ठीक है, तो इससे और इंडिया का मार्केट जो है वो यूरोप का वस्तु मतलब अमेरिका का वस्तु के लिए क्या हो जाएगा? खोल दिया जाएगा। कृषि का जितना भी अमेरिका का कृषि का निर्यात है उसमें वृद्धि करने के लिए भारत का बाजार को खोल दिया जाएगा। मतलब हम लोग का इंडिया में बहुत बड़ा बाजार है, तो अमेरिका को बाजार का एक्सेस चाहिए, तो उसके लिए अमेरिका जो है, मतलब ये सब ट्रंप का बोलना है, ये ट्रंप का कहना है कि ऐसा मतलब उसने बोला है। ठीक है, बाजार को खोल दिया जाएगा। तो इससे नुकसान क्या होगा कि भारत का किसान को जो है वो प्रभावित होगा। हम लोग का एग्रीकल्चर का सेंसिटिव सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर क्षेत्र इससे क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। उसके बाद यूएसए जो है मतलब टैरिफ कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा लगा है? तो चाइना पे 30 से लेके 35% तक टैरिफ लगा है, वियतनाम पे 20%। इसको आप मेंस का एग्जाम में यूज कर सकते हैं। इसलिए मतलब इसको मैं जो भी करंट अफेयर्स को लिखती हूँ ना, तो उसको इस तरह से डाटा लिख देती हूँ कि आप कहीं भी इसको मेंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वियतनाम पे 20%, बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे 19% और इंडिया पे 18% है। तो इस तरह से मतलब टैरिफ जो है वो यूएसए का लगा हुआ है। उसके बाद है अभी बजट में जो आया है उसके बाद से ये सब चेंज हो रहा है। तो देखिए, उसके बाद है डिप्स्टिक टेस्ट। डिप्स्टिक टेस्ट कहाँ पे किया जाता है? सीवेज में किया जाता है। सीवेज में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अलग अलग एक बहुत बड़ा जगह है, वहां पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग ये घर है, ये घर है, ये घर है। तो क्या होता है कि डिप्स्टिक टेस्ट में क्या होता है कि साइंटिस्ट जो है मतलब कोई भी एक एक घर में जाकर उसका टेस्ट नहीं करना पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए वो उनका जो जितना भी सीवेज है, मतलब जो टॉयलेट बाथरूम है, जाता है एक जगह, एक कचरा सीवेज में इकट्ठा होता है, तो उसका सीवेज का टेस्ट किया जाता है। माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर देखा जाता है कि जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कोई बैक्टीरिया मिला है कि नहीं। तो अगर उस सीवेज में मिल जाता है, क्योंकि वो सीवेज क्या हॉट स्पॉट माना जाता है, तो अगर सीवेज में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का बैक्टीरिया मिल जाता है, तो उसके बाद से फिर इस कम्युनिटी का जाके टेस्ट किया जाता है कि हाँ इसमें से किसी के अंदर ये हो सकता है। ठीक है, तो इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही पूछा जाएगा कि डिप्स्टिक टेस्ट जो है वो किससे रिलेटेड है। तो सीवेज ऑप्शन में रहेगा, सीवेज। और कहाँ पे किया गया? फरीदाबाद में। कौन सा इंस्टीट्यूट किया है? तो ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं तिष्टी। ठीक है, तो तिष्टी में किया गया है। और AMRI का फुल फॉर्म क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है। मतलब ये क्या होता है ना कि बैक्टीरिया नहीं, सॉरी, ये बॉडी के अंदर ना एक तरह का कैपेसिटी को डेवलप हो जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक या एक से अधिक बैक्टीरिया के खिलाफ जो क्या होता है, एंटीबायोटिक के खिलाफ जो है एक रक्षा विकसित कर लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी दवाई खाते हैं, कोविड के समय में क्या हुआ था कि हम लोग कोविड का दवाई खा रहे थे, तो पहले पहले तो मतलब उसको बैक्टीरिया को आदत हो जाता है कि हाँ ये दवाई है, तो उसके बाद वो बैक्टीरिया क्या कर लेता है, उसके खिलाफ ना रक्षा डेवलप कर लेता है। उसके बाद आप कितना से कितना भी दवाई खा लीजिए, वो कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जितना भी दवाई है, प्रभावी दवाई है, वो क्या हो जाता है? बेअसर हो जाता है। इलाज जैसे हम लोग कफ सिरप खाते हैं, तो पहले पहले तो शुरू में अगर कोई कफ सिरप हम लोग खाते हैं तो इस कफ का जितना भी बैक्टीरिया होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे कफ सिरप खाते हैं सेम कफ के लिए, तो फिर वो मतलब एंटीबायोटिक हम लोग के ऊपर काम नहीं करता है। फिर हम लोग चेंज करते हैं, दूसरा एंटीबायोटिक खाते हैं। एक ही एंटीबायोटिक को बार बार हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके खिलाफ जो अंदर में बैक्टीरिया होता है वो क्या हो जाता है? एडॉप्ट कर लेता है उसको, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो ये बेअसर हो जाता है, इलाज भी बेअसर हो जाता है, उस संक्रमण से क्या होता है? जानलेवा हो सकता है। तो यही सब है।
उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ठीक है। तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड ये डीआरडीओ जो है वो टेस्ट किया है इसका एसएफडीआर का, और ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, ठीक है। ये कहाँ पे किया गया है? चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। और किस किस का कौन से देश के अंदर ये टेक्नोलॉजी अभी तक है, रैमजेट का टेक्नोलॉजी है, तो यूएसए का है, रसिया का है और चाइना के पास था। अब इंडिया भी इसका टेस्ट कर लिया है, तो अगर सफल हो जाता तो इंडिया के पास भी इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का टेक्नोलॉजी। अब थोड़ा ये समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे बनेगा कि रैमजेट इंजन क्या होता है। तो इसका एक एक स्टेटमेंट को फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि रैमजेट इंजन का क्या क्वालिटी होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन में आंसर में दिया रहेगा, और इसमें से कोई भी ऑप्शन में अगर कुछ सेंटेंस नहीं रहा या कुछ अलग रहा तो वो ऑप्शन गलत हो सकता है। तो देख लीजिए रैमजेट इंजन में क्या होता है, एयर ब्रीदिंग इंजन होता है, ठीक है। उसके बाद वायुमंडलीय हवा को क्या करता है, संपीड़ित करता है, कंप्रेस करता है, और उसके बाद उसका यूज करता है। उसके बाद इसके अंदर ना सॉलिड फ्यूल होता है, ठीक है। एक लिक्विड फ्यूल होता है, एक सॉलिड फ्यूल होता है। तो यहाँ पर आपका सॉलिड की जगह लिक्विड लिख सकते हैं जब क्वेश्चन रहेगा तो ये इसका ध्यान रखिएगा कि सॉलिड फ्यूल रहता है, ठीक है। और नियंत्रित करके उसको जलाया जाता है जिससे कि निरंतर थ्रस्ट मिलता है और उड़ान के अंतिम चरण तक जो है उच्च गति तक उड़ान कर सकता है रॉकेट या मिसाइल। अब देखिए जैसे यहाँ पर है, यहाँ से हवा इंटर करता है, इंटर करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, हवा का कंप्रेस हो जाता है। हवा मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा दब दब कर हवा आता है, फिर और ज्यादा से ज्यादा हवा इसके अंदर घुसने का कोशिश किया जाता है ताकि रॉकेट को ज्यादा से ज्यादा थ्रस्ट मिले, कंबंसन के लिए ज्यादा से ज्यादा मतलब जलन के लिए ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर हवा रहे। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन और फ्यूल का कंबंसन होता है, दहन होता है, और जिससे इसको थ्रस्ट मिलता है, एनर्जी जनरेट होता है, रॉकेट को पुश मिलता है, रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो अब मतलब नॉर्मल रॉकेट में क्या होता है कि हवा और फ्यूल सब अंदर ही होता है, बाहर से नहीं लेता है। लेकिन ये रैमजेट इंजन में क्या होता है कि हवा जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट का हवा लिया जाता है, क्योंकि एक रैमजेट होता है, स्क्रैमजेट होता है। तो स्क्रैमजेट इंजन में क्या होता है कि बाहर से मतलब हवा और फ्यूल एक ही में भर दिया जाता है, और उस जिससे उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन रैमजेट इंजन का ये प्लस पॉइंट है कि हवा को भरा नहीं जाता है, क्योंकि उसका वेट थोड़ा हल्का रहे और ऊपर तक रॉकेट जा पाए। इन्वायरमेंट से ही ऐसा सिस्टम इंजन में ऐसा सिस्टम बनाया होता है कि हवा इन्वायरमेंट से लेते रहे और कंप्रेस करके अंदर रहे और कंप्रेस हो और दहन हो, ठीक है। तो यही है। उसके बाद देखिए यहीं पे है कि इंजन में क्या होता है, जैसे दो तरह का इंजन होता है, एक रॉकेट इंजन होता है, एक जेट इंजन होता है। तो रॉकेट इंजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन और फ्यूल जो है वो एक ही साथ होता है रॉकेट इंजन में, और मतलब ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है, जलते रहता है फ्यूल के साथ मिलके, और उसके बाद उसको मतलब एनर्जी जनरेट होता है, थ्रस्ट मिलता है। हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है, रॉकेट इंजन में वेट हाई होता है। लेकिन जेट इंजन में क्या होता है, ऑक्सीजन डायरेक्ट एनवायरमेंट से लिया जाता है, जिससे कि उसका वेट जो है वो थोड़ा लाइट हो जाता है। अब जेट इंजन भी दो तरह का होता है, स्क्रैमजेट होता है, रैमजेट होता है। तो स्क्रैमजेट में क्या होता है, मैक 5 का गति से जो भी मतलब रॉकेट जाता है, मतलब मैक 5 का गति, ध्वनि का गति मैक 5 से नीचे जितना भी होता है, ठीक है, उसका उड़ान बढ़ता है तो स्क्रैमजेट बोला जाता है। और मैक 5 का ऊपर गति से जितना ज्यादा गति से जाता है तो उसको स्क्रैमजेट बोला जाता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल रॉकेट इंजन क्या होता है, फ्यूल जल्दी से जल जाता है, जिससे कि रॉकेट जो है ऊपर मतलब तुरंत ऊपर चला जाता है, तुरंत फ्यूल जल जाता है शुरुआत में ही, और एकदम थ्रस्ट मिलता है और एकदम रॉकेट अपना डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एसएफडीआर में क्या होता है, अंतिम चरण तक क्या होता है, लंबे समय तक उच्च गति बनाए रखता है, मतलब धीरे धीरे फ्यूल जलता है, धीरे धीरे, क्योंकि एनर्जी का जो जरूरत है सबसे एंडिंग में जरूरत पड़ता है हाई एनर्जी का, तो वहां तक एनर्जी बना रहे, इसलिए ऐसा सिस्टम इसमें डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये इतना मतलब नहीं समझना, बस यही समझना, आपसे पूछा यही जाएगा कि रैमजेट इंजन का क्या क्या ये है। तो रैमजेट इंजन मतलब जो ये क्या बोलते हैं, सॉरी, एसएफडीआरडी जो रैमजेट इंजन है, मतलब सॉलिड फ्यूल, ठीक है, सॉलिड फ्यूल का जो डक्टेड रैमजेट इंजन है उसका क्या क्या क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी है, यही आपसे पूछा जाएगा। इसका क्वेश्चन, इसको मतलब ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन फ्रेम होगा तो यहीं से होगा। उसके बाद हम लोगों का अभी बजट आया था, 2 तारीख संडे को बजट आया था। तो आप लोगों ने देखा कि बजट में बोला गया था कि टर्टल और ट्रेल बर्ड बनाया जाएगा, किस लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट बनाएगी, तो ये कहाँ कहाँ पे बनाएगी, जैसे उड़ीसा हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, इसका जितना भी तटीय इलाका है वहीं पर ये इस तरह का टर्टल ट्रायल बनाया जाएगा, ट्रेल बनाया जाएगा, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो इससे क्या खतरा है, जो मतलब पर्यावरण रक्षक लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि इससे क्या हो जाएगा कि हम लोग का जितना भी ये सब जीव जंतु
जंतु है उसको खतरा हो जाएगा। अब उड़ीसा में क्या है कि ऑलिव रेडली टर्टल है, ठीक है, और ये हम लोग का भारत में ही सिर्फ पाया जाता है ऑलिव रेडली टर्टल। तो इसका क्या होता है, मास नेस्टिंग होता है, मतलब मास नेस्टिंग मतलब रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा विशाल मात्रा में जो मतलब रिप्रोडक्शन हुआ जाता है, मतलब बच्चा पैदा करते हैं, तो उसी को बोला जाता है अरीबाड़ा। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग बच्चा पैदा करते हैं। उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है अरीबाड़ा बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन में पीटी में पूछा गया था कि अरीबाड़ा क्या बोला जाता है, PYQ जिन्होंने सॉल्व किया होगा तो वो है। तो ये इंपॉर्टेंट कि अरीबाड़ा क्या है, तो कि ये क्या है, ऑलिव रेडी टर्टल का जो है वो मास नेस्टिंग या रिप्रोडक्शन होता है अरीबाड़ा। और कौन कौन से स्थान पे है, तो उड़ीसा का गहिरमाथा और ऋषिकुल्या नदी है, ऋषिकुल्या नदी और उड़ीसा का गहिरमाथा। तो ये पीटी का क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है, यूएसए और रसिया के बीच में का एक परमाणु संधि। आपसे यही पूछा जाएगा कि ये स्टार्ट ट्रीटी क्या है, तो यूएसए और रसिया के बीच का परमाणु संधि है जो अभी समाप्त होने वाला है। तो मतलब क्या है कि परमाणु शक्तियों पर प्रतिबंध को समाप्त किया जाएगा यूएसए और रसिया के बीच का। कब शुरू हुआ था न्यू स्टार्ट ट्रीटी, तो 2010 में साइन हुआ था, 2011 में लागू हुआ और 2026 में इसका विस्तार किया गया। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी हथियार होते हैं जिससे कि युद्ध होने का संभावना होता है, बहुत खतरनाक हथियार, तो उसको सीमित करना। ठीक है, जैसे कि बायोलॉजिकल हो गया, केमिकल हो गया, ये सब का। अभी 87% जो है परमाणु हथियार यूएसए और रसिया के पास है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट जो है वो मृत्यु दंड को अभी तक लास्ट 3 साल में अभी तक मृत्यु दंड को मात्रा बहुत कम कर दिया गया है कि मृत्यु दंड की जगह पे क्या देती है, आजीवन कारावास देती है। ठीक है, उसके बाद है वेस्ट पिकर्स, जो कचरा बीनने वाले लोग होते हैं, उसमें से 100% में से लोगों में से 84% वर्कर जो है SC ST और OBC क्लास से आते हैं। तो यहीं पे देखिए सामाजिक असमानता दिखाया जाता है कि मतलब इस तरह का काम जो होता है, ठीक है, वो इस तरह का काम में कौन से कास्ट के लोग लगे हुए SC ST और OBC से आते हैं। तो ये सामाजिक असमानता को दिखाता है। इसको हम मेंस में यूज कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है, 84% जो है कचरा बीनने वाले लोग जो है वो SC ST से आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि बजट का वीडियो मेरा अपलोड होगा आज, मतलब आज मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बहुत शॉर्ट क्लिप्स और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें कवर किया हुआ है बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट और डायग्राम में। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।